हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल की। ठीक है जी, तो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास किया गया था 1949 में, और इसका मेन मकसद यही था कि टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिन्हें हम एडीसी भी कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि ये जो आपका 6 शेड्यूल है, इसकी जो प्रोविजंस हैं, दे आर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। थर्ड स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि आपका आर्टिकल 244 के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। फोर्थ स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि जो एडीसीज हैं इन एरियाज में, दे आर एम्पावर्ड विद सिविल एंड जुडिशियल पावर्स, और वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं आपके विलेज कोर्ट्स विद इन देयर जुरिस्डिक्शन टू हियर द ट्रायल ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग द ट्राइब्स। बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपने लक्ष्मीकांत अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपको करेक्ट आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है जी। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें आपका बात कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज है, तो आपके ये गलत है। बेसिकली जो आपके शेड्यूल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो 5th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। ठीक है जी। तो इसमें आपके शेड्यूल एरियाज नहीं है, आपका ट्राइबल एरियाज आएगा। ठीक है जी। उसके अलावा बाकी जो आपकी तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर हम एडीसीज के बारे में बात करें तो इसके अलावा एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका 6 शेड्यूल है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर सेपरेट रीजनल काउंसिल्स ऑल्सो, कि हर एक ऑटोनॉमस रीजन के लिए अलग से एक रीजनल काउंसिल प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा जो आपके जो एडीसीज हैं वो टोटल 10 है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए फॉर्म की गई है, जिसमें से 3 आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, असम, मेघालय एंड मिजोरम, जो और आपका जो एक एडीसी है वो आपका त्रिपुरा में है। ठीक है जी। और एडीसी की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें 30 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से आपके 4 विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और बाकी जो आप मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है जी। तो आप थोड़ा और पढ़िए 6 शेड्यूल के बारे में, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी नोबेल पीस प्राइज की। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला? पहले में बात कर रहा है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए, दूसरे में बात कर रहा है आपका इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, थर्ड में बात कर रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के लिए, फोर्थ में बात कर रहा है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम आईपीसीसी के नाम से भी जानते हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, काफी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है जी। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बेसिकली आपका 1961 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका जो पहला डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो सूडान में लॉन्च किया गया था 1963 में। ठीक है जी। इसके अलावा जो एक इनका गोल है, ग्लोबल गोल टू एंड हंगर बाय 2030, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की आपका यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। ठीक है जी। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है आपकी रिलेटेड टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो आपको बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। पहली स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये आपकी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश की गई थी 1989 में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि जिसका सेक्रेटरीट है OECD हेडक्वार्टर्स में है, जो कि पेरिस में है। तो इसमें यहाँ पर आपको पूछा है कि आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। सॉरी, मैंने पहले आपको करेक्ट वर्ड यूज किया होगा। तो आपको इसमें बताना है कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपकी करेक्ट ऑप्शन इसमें एक भी नहीं है, आपकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बेसिकली जो आपका FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जब एस्टैब्लिश की गई थी 1989 में, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो इसका यही था कि टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। धीरे धीरे जो इनका मैंडेट है वो बढ़ता गया, कि जैसे 2001 के अराउंड इन्होंने नई चीज ऐड की टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग एज वेल। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ये लोग जो आपकी टेररिज्म की फाइनेंसिंग थी उसको भी कॉम्बैट करने की कोशिश शुरू की इन्होंने। उसके साथ साथ फिर 2012 में भी इनके मैंडेट में एडिशन हुई कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनकी भी फाइनेंसिंग को काउंटर करना। ठीक है जी। तो इस तरीके से इनका मैंडेट धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, कि जैसे एक आपकी इसमें ब्लैक लिस्ट होती है और एक आपकी ग्रे लिस्ट होती है। तो ब्लैक लिस्ट आपकी बेसिकली नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होती हैं जो कि इनके मैंडेट को फॉलो नहीं कर रही, या जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, या जो हम कह सकते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही, तो उन्हें ये ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। फिर जो आपकी ग्रे लिस्ट होती है, तो बेसिकली इसमें वो कंट्रीज आती हैं दैट आर कंसिडर्ड एज सेफ हेवन फॉर
सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो आप इन दोनों लिस्ट के बारे में पढ़िए, देखिए कौन कौन सी कंट्रीज इनमें एडेड है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है स्वामित्व स्कीम के बारे में। तो हमने लास्ट वीक ही शायद ये आपका प्री क्योर में डिस्कस भी किया था ये टॉपिक। तो आपको बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। तो यहाँ हम दोबारा ये जो की टर्म है करेक्ट इनकरेक्ट, हम इसको दोबारा देखेंगे। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि इट रेफर्स द सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज। दूसरी स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि नियरली अराउंड 1 लाख प्रॉपर्टी कार्ड होल्डर्स को अपने प्रॉपर्टी कार्ड्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा थ्रू एसएमएस अपने मोबाइल फोन पर, और ये उस प्रॉपर्टी को एज अ फाइनेंशियल एसेट यूज कर सकते हैं अपने लोन्स या किसी और तरीके के फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। थर्ड में ये बात कर रहे हैं कि इसकी जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स विल बी डन अंडर द स्कीम, कि फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे प्रॉपर्टी कार्ड्स। फोर्थ में आपकी बात कर रहा है कि आपकी सेंट्रल स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वीडियो पॉज कीजिए। आपकी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बेसिकली जो आपकी ये स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा नहीं लॉन्च की गई है, ये आप मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बारे में हमने पहले भी काफी कुछ कवर कर चुके हैं, तो आप हमारा वो वाला लेक्चर भी रेफर कर सकते हैं। तो इसमें आपकी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें बात की गई है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, जो आप पूछ रहे हैं कि जो उसकी विड्रॉल की ऑथराइजेशन है, उसमें जो फंड्स की विड्रॉल करने की ऑथराइजेशन है वो किसके पास है। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है प्रेसिडेंट के पास, दूसरी स्टेटमेंट में है पार्लियामेंट, देन कम्स द प्राइम मिनिस्टर, और फिर आते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपको बताना है कौन सी ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें। तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफी बेसिक नेचर का है ये पॉलिटी से। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आपको इसमें करेक्ट है आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये आपका आर्टिकल 266(1) के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है जी। और जितने भी आपके रेवेन्यूज रिसीव करती है सरकार बाय द वे ऑफ टैक्सेस, मनी बोरोड और रिसीव्ड फ्रॉम द लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, वो सब आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। तो जितने भी सरकार के खर्चे होते हैं वो इसी फंड से होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शनल आइटम्स जो कि आपकी कंटिजेंसी फंड या फिर पब्लिक अकाउंट से निकाले जाते हैं। ठीक है जी। बट जो जरूरी आपको पता होना चाहिए कि ये आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है कि विड्रॉल्स की ऑथराइजेशन देनी है या नहीं। तो ये आज के आपके 5 क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपने थोड़ा बहुत कुछ गेन किया होगा और आपको पता लगा कि आपका कितना लेवल है प्रिपरेशन में, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी प्लान आउट कर सकते हैं। अगर हम जाते जाते एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की, जो आपके 2020 के बैचेस हैं, क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज, वो हमारे जनरल स्टडीज, एसए, सोशियोलॉजी एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए लॉन्च कर दिए गए हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और जो हमारे भाई बंधु अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2021 के लिए, तो उनके लिए भी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की जनरल स्टडीज, सोशियोलॉजी, एसए एज वेल एज पीएसआईआर का, इन चारों का ही बैच 4 लॉन्च कर दिया गया है। ये लास्ट बैच होगा। वैसे तो हम लॉन्च नहीं करने जा रहे थे, बट रिपीटेडली रिक्वेस्ट है ये स्टूडेंट्स की कि वो एनरोल होना चाहते हैं, इसलिए हमने हर एक का एक नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।